स्वागत है बच्चों आप सबका मेरे एक और नए वीडियो में। बच्चों आज हम परमाणु और अणु चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर बहुत बेसिक और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये काफ़ी डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ा जाता है, इसलिए मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिस्कस किया है। ये पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट इसके बाद आएगा। और इस पूरे वीडियो में आपको बहुत से नए नए कॉन्सेप्ट्स जानने को मिलेंगे। अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, दोनों के बीच का कनेक्शन क्या होता है, तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, उनके रासायनिक सूत्र यानी फॉर्मूले कैसे लिखे जाते हैं। इतनी ढेर सारी बातें आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप बीच में स्किप कर दें और आपके पॉइंट्स जो हैं वो आपके दिमाग से स्किप हो जाएं, इसलिए आप बिल्कुल बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा। चलिए मान लेते हैं कि आपको किसी पार्टी में जाना है, तो आप क्या करते हैं, तैयार हो गए, तैयार होके जल्दी से पार्टी में पहुँचे, केक खाया और केक खाने के थोड़ी देर बाद जो है आप खाना खाते हैं और खाना खा के घर चले आते हैं। और अगले दिन आपको पता चलता है कि वहाँ तो रिटर्न गिफ्ट भी मिला हुआ था। अब सोचिए ऐसा सुन के आपको कैसा लगेगा, मज़ा आएगा? नहीं ना। तब आप क्या सोचेंगे, आपको यही लगेगा कि काश मेरी साइकिल या मेरी बाइक पंचर हो गई रहती और मैं जो हूँ वो वहाँ रुक गया होता, अगर तो कम से कम मैं रिटर्न गिफ्ट तो लेके आता, है कि नहीं है। तो बच्चों आज का वीडियो आपके लिए मेरी तरफ से रिटर्न गिफ्ट है। वंदे मातरम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में, जहाँ आज हम परमाणु और अणु चैप्टर की डिटेल में स्टडी करेंगे। वीडियो देखना हो या गाड़ी चलाना हो, मेरा मतलब 4 व्हीलर चलाने से है, आप कुर्सी की सीट बेल्ट ज़रूर बांधिए। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि साइंस सब्जेक्ट केवल रूल्स और कॉन्सेप्ट्स तक ही सीमित नहीं होता है, इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ करनी होती है और वो होती है एनालाइज करना। अगर आपने रूल्स और कॉन्सेप्ट्स को एनालाइज करना सीख लिया तो आप समझ लीजिए कि आप साइंस को बहुत अच्छे से समझने लगेंगे और फिर आगे हायर क्लासेस में भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। ठीक है, अब देखिए अणु और परमाणु होते क्या हैं वो जानने से पहले यहाँ बोर्ड पे मैंने फिगर बना रखा है। आइए इस फिगर को पहले समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने एक कागज़ का टुकड़ा लिया है। अगर इस कागज़ के टुकड़े को हम बीच से काटते हैं तो हमें ये 2 हिस्से मिलते हैं। इस ऊपर वाले को अगर फिर हम बीच से काटते हैं तो भी हमें 2 हिस्से मिलेंगे, और ऐसे ही अगर हम एक हिस्से को काटें तो हमें छोटा हिस्सा मिलेगा। और इस तरीके से जैसे जैसे हम इस कागज़ के टुकड़े करते जा रहे हैं वैसे ही वैसे इस कागज़ के और छोटे छोटे टुकड़े होते चले जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तरबूज का हमने एक एग्जाम्पल लिया है। मान लीजिए ये एक तरबूज है, अगर इस तरबूज को हम बीच से काटते हैं तो हमें इसके 2 हिस्से मिलेंगे। इस 2 में से अगर फिर हम एक के हिस्से करते हैं तो फिर हमें एक हिस्सा मिलेगा। इस तरीके से फिर ये छोटा हिस्सा होता जा रहा है और लास्ट में इसके बहुत छोटे टुकड़े मिल रहे हैं। अब देखिए यहाँ से हमने ये तो एक एक्सपेरिमेंट जैसा काम किया, अब हम एनालाइज कैसे करें कि हम ये क्या सीखे इससे, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने बायोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ा था कि कोई भी लिविंग बीइंग हो, चाहे वो इंसान हो, हाथी हो, घोड़ा हो, चींटी हो, कीड़े मकोड़े हों, समुद्र में रहने वाले जीव हों, सभी जीवधारियों का शरीर जो है वो जिन स्मॉलेस्ट यूनिट से मिल के बना होता है उसे हम सेल कहते हैं। ठीक वैसे ही एटम किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, और अंतर सिर्फ ये है कि जो एटम होता है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। सेल चैप्टर का मैंने डिटेल्ड एक वीडियो बना रखा है, नीचे मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ से आप जाके सेल चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसके और छोटे टुकड़े होना संभव नहीं है उसे हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो बहुत अच्छी बात है।
वरना मैं फिर से बता देता हूँ। किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा यानी सूक्ष्मतम कण जिसके और छोटे टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, परमाणु को हम अंग्रेजी में एटम कहते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो परमाणु को मॉलिक्यूल और एटम को अणु कह देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। अब आप परमाणु के बारे में इतना तो जान चुके हैं कि परमाणु जो होता है किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। अब इतना जानने के बाद अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि परमाणु क्या होता है, तो अब आप ये मत कह दीजिएगा कि कागज को काटने से परमाणु मिल जाएगा और तरबूज को काटने से परमाणु मिल जाएगा। अरे कागज हो या तरबूज, कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि आपने रगड़ दिया और उसमें से परमाणु बाहर निकल गया। ठीक है ना, ये तो हुई परमाणु के बारे में बात। इतनी बातें एटम के बारे में हमें जाननी थी और अब हम ये एटम के बारे में जान चुके हैं। अब हम परमाणु की संरचना के बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात ये आती है कि परमाणु का आकार कैसा होता है। क्या परमाणु हाथी जितना बड़ा या चींटी जितना छोटा होता है? तो आज से आप ये जान लीजिए कि परमाणु इतना छोटा कण होता है कि वो हमें अपनी आँखों से नहीं दिख सकता है। उसे देखने के लिए हमें एक विशेष इंस्ट्रूमेंट यानी विशेष यंत्र की ज़रूरत पड़ती है और उसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप में भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हम परमाणुओं को देख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। अब परमाणुओं का आकार नापने के लिए हम जिस यूनिट का प्रयोग करते हैं उसे हम नैनोमीटर कहते हैं। अब ये नैनोमीटर क्या होता है इसे भी अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप इसके बारे में सिर्फ सुने होंगे, लेकिन ये नैनोमीटर होता क्या है, कैसे इसको हम निकालते हैं, ये हम यहाँ पे समझ लेते हैं। आइए हम यहाँ ये जानने की कोशिश करते हैं कि मीटर और नैनोमीटर में क्या संबंध होता है। हम ये तो अच्छे से जानते हैं कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, 10 लाख 1 माइक्रोमीटर होता है और 1 मीटर में 1 अरब नैनोमीटर होता है। ये आप जान लीजिए आज से। और 1 मीटर में 10 अरब एंगस्ट्रॉम होता है। माइक्रोमीटर को हम इस संकेत से लिखते हैं, नैनोमीटर को हम स्मॉल n स्मॉल m से लिखते हैं और एंगस्ट्रॉम को हम कैपिटल A और उसके ऊपर एक छोटा सा ज़ीरो बना के प्रदर्शित करते हैं। और ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। अभी बड़ी क्लासेस में आप जाएंगे तो आपको इससे जुड़ी बहुत सी कैलकुलेशन करनी पड़ सकती हैं और आप सोचते हैं कि हमें इन चीज़ों से क्या लेना देना। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। मैंने आपसे कहा था ना कि साइंस एनालाइज करने वाला सब्जेक्ट है। आपको ये लिखे हुए फॉर्मूले तो अच्छे से मिल सकते हैं बुक्स में, लेकिन ये आ कहाँ से रहे हैं आपको ये भी जानना उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम ये जान चुके हैं कि परमाणु की संरचना में परमाणु का आकार हम किस में नापते हैं, नैनोमीटर में, और परमाणु को देखने के लिए हमें जिस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है वो होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम परमाणु के बारे में इतना तो जान चुके हैं कि परमाणु किसी भी मैटर का सूक्ष्मतम कण होता है। तो भले से वो कण होता है लेकिन उसका भी तो कुछ द्रव्यमान होता है ना। आप इतना तो समझ चुके हैं कि जैसे वजन नापने के लिए हम किलोग्राम यूज़ करते हैं, ठीक है, और लिक्विड का वेट नापने के लिए हम लीटर यूज़ करते हैं, वैसे ही सारे परमाणुओं का वज़न नापने के लिए हमने जो है ये एक स्टैंडर्ड बना रखा है और इसी के आधार पे हम सभी परमाणुओं का द्रव्यमान निकालते हैं। और वो द्रव्यमान निकाला कैसे जाता है, उसे हम कैसे समझें, इसी को बताने के लिए आप इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे हम कोई भी ठोस चीज़ होती है तो उसका वज़न नापने के लिए हम एक यूनिट का प्रयोग करते हैं जिसको हम किलोग्राम कहते हैं। ऐसे ही लिक्विड वाली चीज़ों का अगर हमको मेज़रमेंट करना है तो हम उस लिक्विड वाली चीज़ों का वज़न पता करने के लिए जो यूनिट प्रयोग करते हैं उसे हम लीटर कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमने वज़न के लिए लीटर और किलोग्राम इकाई का प्रयोग किया, वैसे ही परमाणुओं का वज़न निकालने के लिए हम जिस स्टैंडर्ड का प्रयोग करते हैं वो होता है कार्बन 12 समस्थानिक, कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, और इसी के बेसिस पे परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा दी गई है। ये परिभाषा ये कहती है कि कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान का
1/12 भाग मानक परमाणु द्रव्यमान होता है। आपको अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो मैं फिर से आपको इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। ये बात कह रहा है कि कार्बन 12 नाम का जो समस्थानिक होता है उसका एक परमाणु, ठीक है ना, उसका एक परमाणु द्रव्यमान जितना होगा उसका 1/12 भाग यानी 1/12 हिस्सा जो होगा उसी को हम मानक परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, आप इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। हम परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ चुके हैं, परमाणु के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हमें तत्वों के बारे में भी जानना है। तत्व जो है वो किसी पदार्थ का मूल रूप होता है। इसे हम बायोलॉजी के एक एग्जाम्पल से भी अच्छे से समझ सकते हैं। बायोलॉजी में हमने सेल थियरी पढ़ी हुई है और सेल थियरी ये कहती है कि किसी भी जीवधारी का शरीर जो है जिन छोटी छोटी यूनिट से मिलके बना होता है उसे हम सेल कहते हैं। यानी सेल जो होती है किसी भी जीवधारी की बेसिक यूनिट होती है। ठीक वैसे ही किसी भी पदार्थ का जो मूल रूप होता है उसे हम तत्व कहते हैं। अब तक लगभग 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है और सभी तत्वों को अलग अलग संकेत के रूप में लिखते हैं। अगर हम ऐसा न करें तो सोचिए क्या होगा। ये तो वही हाल होगा कि एक ही चेहरे के 100 आदमी आपके सामने खड़े कर दिए जाएं और कहा जाए कि सबको अलग अलग पहचानो, तो समस्या आएगी ना। इसी समस्या को दूर करने के लिए तत्वों के अलग अलग संकेत बनाए गए हैं और तत्वों के संकेत अलग अलग होने के साथ साथ तत्वों के नामकरण भी अलग अलग होते हैं। और नामकरण करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे जो संस्था होती है उसे हम IUPAC कहते हैं। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है ना। अब देखिए, अगर आप यहाँ तत्वों के बारे में बात समझ रहे हैं तो मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप एटॉमिक नंबर 1 से लेके 30 तक यानी परमाणु क्रमांक 1 से लेके 30 तक सभी को अच्छे से लाइन से याद कर लीजिए, उनके संकेत अच्छे से याद कर लीजिए और ये आपको अगली क्लासेस में बहुत काम देने वाला है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया, मैंने आधी दूरी तक आपको ले आ दिया है। अब इसके बाद से जो है आप 30 तक याद कर लीजिए और आपको इसका बहुत ज़्यादा यूज़ मिलने वाला है। ठीक है, तत्वों के नामकरण की बात जब हो ही रही है तो आप ये भी जान लीजिए कि तत्वों के नामकरण के लिए मेनली 2 तरीके अपनाए जाते हैं। ठीक है, पहला तरीका ये होता है कि उस तत्व की जो भी स्पेलिंग होती है उसका पहला लेटर जो है संकेत के रूप में लिखा जाता है और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि उस तत्व के स्पेलिंग का पहला लेटर और बीच का कोई दूसरा लेटर मिला के भी संकेत बना लिया जाता है। ठीक है, वैसे मैंने तत्वों और उनके संकेत के ऊपर एक पहले से वीडियो बना रखा है, उसमें कुछ तत्वों के संकेत से जुड़ी कन्फ्यूजन को मैंने क्लियर किया है। मैं नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से उस चीज़ को भी अच्छे से देख के अपनी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से ये बात कह रहा हूँ कि आप एटॉमिक नंबर 1 से लेके 30 तक ज़रूर 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 याद कर लीजिए। ठीक है, तत्वों के बाद एक नया हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, वो है यौगिक। यौगिक क्या होते हैं? देखिए, तत्वों में हमने ये पढ़ा था तत्व किसी भी पदार्थ का मूल रूप होता है। ठीक है, लेकिन यौगिक जो होता है जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तब जो है यौगिक बनता है। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन एक अलग तत्व है और ऑक्सीजन जो है ये एक अलग तत्व है और ये दोनों आपस में एक निश्चित अनुपात में मिल रहे हैं और इनके मिलने से जो यौगिक बन रहा है उसे हम वाटर यानी जल कहते हैं। इसी तरीके से कार्बन एक अलग तत्व है और ऑक्सीजन एक अलग तत्व है और ये दोनों तत्व जब आपस में एक निश्चित अनुपात में मिल रहे हैं तो इससे जो यौगिक बन रहा है उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कार्बन एक अलग एलिमेंट है और हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है और दोनों के आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलने से
हमारा एक यौगिक बन रहा है जिसे हम मीथेन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। लेकिन अब समस्या ये आ रही है कि हम यहाँ H2O को H2O क्यों लिख रहे हैं, हम इसको HO2 क्यों नहीं लिख रहे हैं। इसी तरीके से CO2 को हम C2O भी तो लिख सकते हैं, इसी तरीके से CH4 को हम C4H भी तो लिख सकते हैं। तो आपके सामने ये समस्या आ रही होगी। अगर आपको इस समस्या का आंसर पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा, और मैं इस समस्या के समाधान के लिए वीडियो का अगला पार्ट लाऊंगा। उसमें मैं इन सारी चीज़ों को क्लियर करूंगा कि हम यौगिक के सूत्रों को यानी यौगिक कंपाउंड्स के फॉर्मूले को लिखते कैसे हैं, एलिमेंट्स के फॉर्मूले कैसे लिखे जाते हैं, कैसे वैलेंसी निकाली जाती है, वैलेंसी का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी फॉर्मूले को लिखने में। ठीक है, तो मैं इस पार्ट को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। जाने से पहले मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको और भी नई नई इन्फॉर्मेटिव बातें पता चलने वाली हैं। तो फिर चलिए आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको।